अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नसीम जुल्फ़िकार फ्रॉम दुआए इल्म कोचिंग सेंटर। और आज मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ पर, या बायोकेमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रोनुमा होते हैं। तो इस बायोकेमिस्ट्री में हमारा जो मेन टॉपिक होता है दैट इज़ अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हम डेली अपने फूड में इंटेक करते हैं और डिफरेंट और सोर्सेज से इंटेक करते हैं। न्यूट्रिशन की जब क्लासिफिकेशन की जाए तो वो हमारे पास 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। तो एक तो कराची बोर्ड में क्वेश्चन आपके पास आता है शॉर्ट नोट का, कि एक शॉर्ट नोट करना होता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एक पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड होते हैं जिनमें एक एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली 2 वर्ड्स निकला है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट मौजूद हों, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल मीन्स OH ग्रुप मौजूद होते हैं, और उसमें एटलीस्ट एक एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें फॉर्मूले हैं हमारे पास यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड देख सकते हैं कि OH एक से ज़्यादा मौजूद है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों कंपाउंड्स के अंदर। और यहाँ पर ग्लूकोज में आप एल्डिहाइडिक ग्रुप के अटैचमेंट देख सकते हैं ऊपर, और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप COR के अटैचमेंट आप इसमें देख सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का होता है CxH2OY। X और Y कोई नेचुरल नंबर हो सकते हैं इसमें। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट तरह से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम उनको शुगर यूनिट्स के लिहाज से डिवाइड करते हैं। शुगर यूनिट्स के अतबार से 3 तरह से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड शुगर। मीन्स कि अगर उनको पानी में हाइड्रोलाइज किया जाए, वाटर में डिजोल्व किया जाए, तो वो कितने सिंपल शुगर यूनिट्स में ब्रेक होते हैं। मोनोसैकेराइड्स, मोनो मीन्स सिंगल, सैकेराइड मीन्स शुगर या सिंपल शुगर भी इसको हम कह सकते हैं। अगर इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो है हाइड्रोलाइज नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। इनको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, सिंगल यूनिट पर शामिल होते हैं। इनका एम्पिरिकल फार्मूला CnH2nOn होता है। n की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक हो सकती है। जैसे ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड है एक्सटर्नल फार्मूले पर, तो यहाँ n की वैल्यू ग्लूकोज के लिए 6 होती है, तो C6H12 वो 6 हो जाता है। जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, मतलब कि ये फर्दर और यूनिट्स में डिकम्पोज नहीं होता, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहता है हाइड्रोलाइज करने पर। दैट्स व्हाई इट इज अ मोनोसैकेराइड शुगर। सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड शुगर जो है वो ग्लूकोज है, जिसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज कहने की वजह आगे हम इसको पढ़ेंगे इसके टाइप्स में। ग्लूकोज नेचुरली जो है वो ग्रेप्स में, अंगूर में, हनी शहद में मौजूद होता है। एक और हमारे पास मोनोसैकेराइड शुगर होता है फ्रक्टोज, ये जिसको हम फ्रूट शुगर कहते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6। और ये जो है स्वीटेस्ट शुगर होता है, सबसे ज़्यादा मीठा होता है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स, तो ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसको जब हम पानी में हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 से 10 सिंपल शुगर्स के यूनिट आपको मिलते हैं, मीन्स जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड भी हो सकते हैं, ट्राइसैकेराइड भी हो सकते हैं, टेट्रासैकेराइड भी होते हैं। डिपेंड करता है कि वो 2 से 10 में कितने यूनिट्स में ब्रेक हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सक्रोज की बात करें या लैक्टोज की बात करें, सक्रोज तो आप जो चीनी घर पे इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, माल्टोज, ये सारे ओलिगोसैकेराइड हैं। अगर हम सक्रोज को, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, इसको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो फिर ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स बन जाए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो आप यहाँ देखते हैं कि सक्रोज चूँकि एक ओलिगोसैकेराइड है। क्यों? बिकॉज ये पानी में डिसॉल्व करने पर मोर देन 1 सिंपल शुगर यूनिट ब्रेक हो रहा है, और इसी को हम डाइसैकेराइड भी कह सकते हैं चूँकि 2 यूनिट्स में ब्रेक हो रहा है। दैट्स देन शुगर यूनिट्स के लिहाज से थर्ड हमारे पास टाइप्स होती है पॉलीसैकेराइड।
पोली मीन्स होती है कि मोर देन या लार्ज नंबर, एक बड़ी तादाद, लार्ज नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। तो इसमें 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स होते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर प्लांट स्टार्च है कि एनिमल स्टार्च है जिसको हम ग्लाइकोजन भी कहते हैं, या फिर सेलुलोज है, ये सारे जो है वो आपके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीसेकेराइड के। सेलुलोज जो होता है दैट इज़ कि ये एक नेचुरल पॉलीमर है जिससे हम पेपर या कागज़ वगैरह बनाते हैं। स्टार्च, प्लांट स्टार्च जो कि पोटैटो में और चावल में, राइस में मौजूद होता है स्टार्च, तो जब आप उसको पानी में डालते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, सिंपल शुगर यूनिट मिलते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। तो ये मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू शुगर यूनिट्स 3 टाइप्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड शुगर। अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से इसके 2 टाइप्स होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर मौजूद है एज अ फंक्शनल ग्रुप तो दैट इज कॉल्ड एल्डोज शुगर। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज के फॉर्मूले में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि ग्लूकोज में आपको इधर पर एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर मौजूद है C डबल बॉन्ड OH, इसलिए हम ग्लूकोज को एक एल्डोज शुगर कहते हैं। इस तरह जब हम कीटोज की बात करें तो कीटोज जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल, फ्रक्टोज की जब बात हम करते हैं तो फ्रक्टोज में आपको यहाँ C डबल बॉन्ड O और उसके बाद कार्बन, ये ग्रुप आपको मिलता है, दिस इज कीटोनिक ग्रुप। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से 2 टाइप्स आ गए, फर्स्ट इज एल्डोज एंड द सेकेंड इज कीटोज शुगर। देन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के नंबर के लिहाज से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं कार्बोहाइड्रेट तो ट्राइओस है, 4 होंगे तो टेट्रोस, 5 होंगे तो पेंटोस, 6 होंगे तो हेक्सोस। तो फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर में 6 कार्बन एटम्स होते हैं तो दे आर हेक्सोस शुगर। देन टेस्ट के लिहाज से जब हम क्लासिफाई करें तो टेस्ट के लिहाज से 2 टाइप्स हैं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स जिनका स्वीट टेस्ट होता है, नॉन शुगर जिनका स्वीट टेस्ट नहीं होता है, जिनका कोई टेस्ट नहीं होता। शुगर्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, नॉन शुगर्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। शुगर्स में सारे मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, जबकि नॉन शुगर में सारे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट आते हैं। शुगर्स क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन शुगर्स एमरफस होते हैं। जिस तरह से ग्लूकोज की बात कर लें या फ्रक्टोज या सक्रोज की बात कर लें तो उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं शुगर्स में, जबकि स्टार्च या सेलुलोज की बात करें तो उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर नॉन शुगर्स। जब हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करते हैं तो फिर 2 टाइप्स हमारे पास में आती हैं, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जो टोलेंस रिएजेंट को या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, और जो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस ना कर सकें, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये चैप्टर 9 में हमने इस बात को समझा था कि टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एल्डिहाइड्स पॉजिटिव देते हैं और कीटोन्स नेगेटिव देते हैं। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा या जो एल्डोज शुगर होंगे वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे, क्योंकि वो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर पाएंगे। जबकि कीटोज शुगर जो रिड्यूस ना कर सकें, जो नेगेटिव टेस्ट हैं टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन का, तो तमाम ही मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। सक्रोज वाहिद ओलिगोसेकेराइड जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इस नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात की जाए तो सिर्फ एक ओलिगोसेकेराइड सक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी सारे पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो देन आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें ग्लूकोज का टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन किस तरह से होता है, तो दिस इज द ग्लूकोज, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। इसके रिएक्शन जब टोलेंस रिएजेंट से कराया जाता है, टोलेंस रिएजेंट के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, इट इज डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, जिसका यूपीसी नेम है। तो टोलेंस रिएजेंट के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है देयर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप आकर इसके साथ अटैच हो जाता है। ये टोलेंस रिएजेंट खुद रिड्यूस होता है और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में, और साथ में चूंकि सिल्वर यहाँ पॉजिटिव 1 चार्ज पर होता है तो रिड्यूस होकर 0 हो जाते हैं, सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर भी कह सकते हैं, तो चैप्टर 5 में शॉर्ट नोट भी जिस पर कराची बोर्ड में हमारा बनता है। अच्छा, डी और एल डेजिग्नेशन के लिहाज से भी फिर हम इसको ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर सकते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिस पर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन उसके अरेंजमेंट 3D स्पेस में डिफरेंट होती है। अब थोड़ी बात अगर हम इससे पहले देखें तो आप जानते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें
फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें फॉर्मूला स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स डिफरेंट होती है इसमें से। अब उसमें ऐसे दो टाइप्स होती हैं, वन इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सेकंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो अभी का टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर हम उसको कवर करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिर्फ उन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कायरल कार्बन, जी कायरल सेंटर मौजूद होता है, और कायरल कार्बन एक ऐसा असिमेट्रिक कार्बन होता है जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो अटैच होता है, और उसको लास्ट में sp3 हाइब्रिडाइज होना होगा, फिर सिंगल बॉन्डेड होना होगा। जैसे कि जब हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड में जब ये कार्बन आप देखते हैं इन द बिटवीन, जो डेड कार्बन दिख रहा है आपको, दिस इज अ कायरल कार्बन, बिकॉज उसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज कॉल्ड अ कायरल कार्बन। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन होता है वो कंपाउंड्स हमेशा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। और इसका टेस्ट किस तरह किया जाता है कि जब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट, जो रेंडमली ओरिएंटेड लाइट होती है डिफरेंट एक्सिस पर, उसको हम एक क्रिस्टल से पास करते हैं, दैट इज टूरमैलिन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म भी उसको हम कहते हैं। जब उससे पास किया जाता है तो वो एक एक्सिस को छोड़कर बाकी एक्सिस को रिमूव कर देती है, या उन एक्सिस को जो है वो ख़त्म कर देती है। ये जो क्रिस्टल हमारे पास होता है, पोलराइजिंग फिल्टर कह सकते हैं, निकोल प्रिज्म कह सकते हैं, या टूरमैलिन क्रिस्टल कह सकते हैं। तो अब जैसे ये लाइट हमारे पास आई है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो सिर्फ एक ही एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। जब हम इसको किसी सॉल्यूशन से गुजारेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता होगा, तो या तो ये क्लॉकवाइज बेंड हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज बेंड हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड, द कंपाउंड इज कॉल्ड देन डेक्सो रोटेटरी या डी कंपाउंड। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड लेवो रोटेटरी या एल कंपाउंड। तो डी फॉर डेक्सो रोटेटरी एंड एल फॉर लेवो रोटेटरी। डेक्सो रोटेटरी क्या कंपाउंड्स क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, और लेबोरेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें OH राइट साइड पे होता है कायरल कार्बन के, दे आर डेक्सोरोटेटरी, और जिनमें एक OH लेफ्ट साइड पे होता है कायरल कार्बन की, उनको हम कहते हैं लेबोरेटरी। तो फर्स्ट को डेक्सोरोटेटरी, देन को लेबोरेटरी, नेक्स्ट को। अब जैसे यहाँ पर है ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में इस कार्बन को हम चेक करें जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है, तो दिस इज अवर कायरल कार्बन। स्टूडेंट्स बहुत सारे ये कहते हैं सर ये कायरल कार्बन क्यों नहीं है टॉप वाला, जैसे भी हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन अलग ग्रुप है, तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद नहीं है। इस कार्बन की बात करें तो ये कायरल कार्बन है कि यहाँ पर आपको इधर पर CH2OH ग्रुप मिल जाए, इधर पर हाइड्रोजन, इधर पर कार्बन, इधर पर OH। तो इधर पर आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप चूँकि राइट साइड पर है, दैट्स वाई इट इज़ डी ग्लूकोज, एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, दिस इज एल ग्लूकोज। तो ये दोनों डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बेस पर भी इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो गए, डिफरेंट अंदाज से हमने क्लासीफाई किया कार्बोहाइड्रेट्स को, लाइक अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू DL एंड डेजिग्नेशन। अब हम आते हैं एक डेफिनेशन पर, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये क्या चीज़ होती है? जो कि दो मोनोसेकेराइड को आपस में जोड़कर एक ओलिगोसेकेराइड बनाती है, वो लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ये ईथर लिंकेज से अलग होती है। ईथर लिंकेज क्या होती है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होते हैं, दिस इज कॉल्ड ईथर लिंकेज। और कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन मौजूद होगा, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे सक्रोज जो बनता है आपका, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलाप से बनता है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। ये 6 मेंबर ड्रिंक जो होती है ग्लूकोज की, उसको हम पैरानोज कहते हैं, और ये 5 मेंबर ड्रिंक जो होती है उसको हम फ्यूरानोज कहते हैं, फ्रक्टोज को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, इस तरह से यहाँ पर ये लिंकेज हुई हुई है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज। दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन विच विल अपीयर इन द रिपोर्ट एग्जाम्स। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारे पास डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको नोमेनक्लेचर ये होती है कि उनके लास्ट में ओस आता है। तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे RNA और DNA में मौजूद होते हैं हमारे सेल में, और हेरिडिटी कैरियर्स होते हैं, मीन्स जीन्स ट्रांसफर्स होते हैं इससे ऑफ स्प्रिंग्स में। नेक्स्ट इसके जो इंपॉर्टेंस है कि सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है,
जो कि अभी हमने पढ़ा था, नेचुरल पॉलीमर भी होता है, ये पॉलीसेकेराइड है, जो कि एज अ न्यूट्रिएंट एक्ट करता है। पत्तों में चूँकि मौजूद होता है तो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, पत्तों में होता है ये। लेकिन इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एंजाइम नहीं होता जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, इसलिए हम जो है वो घास फूस इंसान नहीं खा सकते। थर्ड इज शुगर और स्टार्च, कि जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं ग्लूकोज में डिफरेंट एंजाइम्स से जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस में मौजूद होते हैं, जब हम कुछ फूड इनटेक करते हैं, और जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज आखिरकार सेल्स पर ट्रांसफर होता है इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू, और सेल्स में जाने के बाद ग्लूकोज की कंबस्टन होती है सेल पे, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है ग्लूकोज की कंबस्टन से। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हीट खारिज हो रही होती है, यही हीट हमारे बॉडी टेम्परेचर को राइज कर रहा होता है। अच्छा, हमारी बॉडी ग्लूकोज का कुछ पार्ट लीवर में, जिगर में मतलब स्टोर करके रख लेती है ग्लाइकोजन की सूरत में। ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। रेनी डेज में मतलब इमरजेंसी में जब इंसान बीमार पड़ जाता है, जब वो कुछ खाना पीना नहीं खा सकता, ये जो फास्टिंग में होता है, रोज़े की हालत में होता है, तो ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होती है ग्लूकोज में और इंसान को एनर्जी प्रोवाइड करती है फास्टिंग के बावजूद भी। देन हमारे पास जो टॉपिक आता है नया कार्बोहाइड्रेट्स के बाद, दिस इज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, अमाइनो भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, दैट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ही पॉलीमराइज होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज होते हैं और उसके बाद ऐसा कर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर बन जाते हैं जो कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जबकि कुछ हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उसको हमें डाइट से लेना पड़ता है, उसको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज के अब टाइप्स के अमीनो एसिड के दो तरह से टाइप्स हम इसके निकालते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के लिहाज से तीन तरह के अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड गैमा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या होगा कि जो आपका जो ग्रुप अटैच होगा अमाइनो ग्रुप, वो अल्फा कार्बन से अटैच होगा। अल्फा कार्बन क्या फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैचमेंट होती है जिस कार्बन की, तो अल्फा कार्बन के साथ मौजूद है, दिस इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। अगर बीटा कार्बन के साथ अटैच हो, दिस इज COOH इज फंक्शनल ग्रुप। नाउ अल्फा एंड बीटा पर NH2 अटैच, दिस इज कॉल्ड बीटा अमीनो एसिड। और गैमा में क्या होगा कि गैमा कार्बन पर आपका NH2 अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड गैमा अमीनो एसिड। इस तरह से हम नेचर के लिहाज से भी अमीनो एसिड्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिनमें जितना एसिडिक ग्रुप होगा उतना ही बेसिक होगा, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे एलेनिन, जिसमें आप देख सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर एक हैं, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। इस तरह से बेसिक अमीनो एसिड जिसमें बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो, लाइसिन के अंदर दो बेसिक ग्रुप होते हैं, एक एसिडिक ग्रुप होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक अमीनो एसिड। जब हम बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स की, तो जिसमें सिर्फ एक बेसिक ग्रुप हो, मतलब एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो बेसिक ग्रुप से, जैसे एस्पार्टिक एसिड की बात करें, एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें दो एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप है, तो दिस इज एन एसिडिक अमीनो एसिड। अच्छा, क्या रोल होता है अमीनो एसिड्स का हमारी बॉडी में, क्या इंपॉर्टेंस होती है? जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस को हमने पढ़ा है, तो उस तरह से अमीनो एसिड्स की इंपॉर्टेंस भी पेपर में आस्क की जाती है। तो जब प्रोटीन वाली फूड हम इंटेक करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम एक्ट करते हैं प्रोटीन पर, प्रोटीन रिच फूड जैसे एग वगैरह या मीट वगैरह, तो बहुत सारे फूड क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में हाइड्रोलाइज करते हैं। जब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड में अमीनो एसिड रिसीव होता है इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, और जब वो सेल्स में आता है तो तीन में से कोई एक काम होता है, या तो अमीनो एसिड दोबारा सिंथेसाइज हो जाता है बॉडी प्रोटीन में, मतलब फ्लैश वगैरह में या स्किन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, या नेल्स या हेयर्स में। ऑक्सीडेशन भी हो सकती है अमीनो एसिड की, तो उससे एनर्जी भी मिल सकती है। और अगर कभी अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट या फैट की कमी हो गई है तो बॉडी प्रोटीन दोबारा ट्रांसफ़र हो जाती है इनमें किसी एक में, ताकि बॉडी के लिए जो है वो हार्मोन्स या दूसरे और नेसेसिटीज़ को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ ज़्यूटाराइन। ज़्यूटाराइन किसे कहते हैं? ज़्यूटाराइन एक ऐसा आइन जो डाईपोलर हो बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइन हो, और दो पोल्स हो लेकिन न्यूट्रलाइजेशन बरकरार हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, दिस इज कॉल्ड ज़्यूटाराइन। मिसाल के तौर पे ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये ज़्यूटाराइन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये अमीनो एसिड है ये, अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एसिडिक ग्रुप H+ लॉस कर सकता है, यहाँ पर ये NH2H+ गेन कर सकता है, तो ये NH3+ हो गया, O- हो गया, तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स आ गए, प्लस और माइनस। इसको हम कहते हैं ज़्यूटाराइन इफेक्ट, जो कि अमीनो एसिड के अंदर देखा जाता है।
और इसी ज़ूट्राइनिन की वजह से क्या होता है, ज़ूट्राइनिन इफेक्ट की वजह से अमीनो एसिड्स प्रोटीन की फॉर्मेशन कर पाते हैं। अच्छा, अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है उनमें, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं जिस लिंकेज से, तो वो लिंकेज कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर पर दिस इज वन अमीनो एसिड एंड दिस इज सेकंड अमीनो एसिड। तो फर्स्ट अमीनो एसिड से यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हुआ और सेकंड अमीनो एसिड से NH2 ग्रुप का, अमाइन ग्रुप का H लिबरेट हुआ और H और OH यहाँ से निकलकर उन्होंने वाटर हट गए और आपस में ये मॉलिक्यूल मिल गए। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, क्योंकि इनके निकलने से जो बॉन्ड बना वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ पर हमने जाना। और ये भी बात जानी कि प्रोटीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पॉलीमराइजेशन जो कि सिंपल मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से होती है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो कि यहाँ पर आपको देखने में आई है प्रोटीन की फॉर्मेशन। अच्छा, प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि अब ये जानते हैं यहाँ पर कि एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं और जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स खुद आगे डेफिनेशन इसकी एक शॉर्ट नोट भी आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये कैटलाइज कर सकते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को जो बॉडी के अंदर जारी होती हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स कुछ होते हैं जो आयरन और डिफरेंट सब्सटेंस को स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं ब्लड में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो कि पेंक्रियास से सेक्रेट होता है। ये एक हार्मोन होता है जो ओलिगोसैकेराइड शुगर जो होता है उसको मोनोसैकेराइड में ब्रेक करता होता है। दे आर आल्सो प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज भी होते हैं, प्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी को पैथोजेंस में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जरासीमों से बचा रहे होते हैं। नाउ प्रोटीन पर अगर शॉर्ट नोट अगर आए प्रोटीन के बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो प्रोटीन्स के बारे में भी हमने जाना कि प्रोटीन्स असल में कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के, जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई रेंज का होता है। दो मेन क्लासेस में प्रोटीन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल प्रोटीन्स, दिस इज नॉट प्रोटॉन्स, दिस इज प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन क्या होंगे, जो सिर्फ अमीनो एसिड यूनिट से मिलकर बने होंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और अगर उनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो अमीनो एसिड के सिवा आपको कुछ ना मिले, दे आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन जो कि एग में और मिल्क में होता है, या एल्ब्यूमिनोइड, ये भी एक सिंपल प्रोटीन जो नेल्स और हेयर में आपके मौजूद होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये सिंपल प्रोटीन्स होते हैं और उनके साथ कोई नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस भी होता है, मतलब नॉन अमीनो एसिड सब्सटेंस होता है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, फॉर एग्जाम्पल सलाइवा में म्यूकिन है उसमें। क्रोमा प्रोटीन्स, क्रोमा मीन्स कलर, तो होमोग्लोबिन एक क्रोमा प्रोटीन है जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है आपका वो आयरन होता है, Fe+3 आयन, जिसकी वजह से ब्लड का रेड कलर आता है। लिपोप्रोटीन, लिपिड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फोरिक एसिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद होता है अमीनो एसिड्स के साथ, जैसे मिल्क में केसिन मौजूद होता है जो कि एक फॉस्फोप्रोटीन है। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप की मौजूदगी भी होती है अमीनो एसिड्स के साथ। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है, दिस इज ऑन लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो लिपिड्स एक्चुअली नेचुरली अकर करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं ब्लूर्स रिएजेंट में। ब्रूस रिएजेंट में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है उनको लिपिड्स कहा जाता है। ब्रूस रिएजेंट क्या होता है, ब्रूस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डाइइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। तो इनमें लिपिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से। लिपिड्स तीन तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड एस्ट्रॉइड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, नेचुरली जो ऑयल्स, फैट्स और वैक्सेस होते हैं कलेक्टिवली, उनको हम सिंपल लिपिड कहते हैं। और ये एक्चुअली एस्टर्स होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल्स के साथ। तो अब आप जानते हैं अल्कोहल और फैटी एसिड से मुराद कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप मिलाते हैं तो फिर एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो अगर ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो तो इन्हीं एस्टर्स को हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स की फर्दर फिर दो क्लासेस होती हैं, फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सेस। दो तरह से डिवाइड करते हैं लिपिड्स को, सिंपल लिपिड्स को।
नेचुरल फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड में 12 से 20 कार्बन एटम्स हैं। इनका रिएक्शन जब ग्लिसरॉल से कराया जाता है, ग्लिसरॉल से मुराद ये 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। जब उससे हम कराते हैं तो हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स की फॉर्मेशन होती है जिनको हम ट्राईग्लिसराइड्स या ट्राईग्लिसरॉल्स भी कह रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, दिस इज ग्लिसरीन 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल एंड दीज आर द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स, जिसमें यहाँ पर R पे लॉन्ग चेन अटैचमेंट होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर पर रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन वाला, वाटर की रिमूवल होती है और यहाँ पर ये ट्राईग्लिसराइड्स बन जाते हैं जो कि फैट्स या ऑयल्स में से कोई एक हो सकता है। अब फैट और ऑयल में से इसमें फ़र्क होता है कि फैट्स जो होते हैं उनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि ऑयल में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन उसमें एग्जिस्ट करती है। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? वो फैटी एसिड्स जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, जिसको आप डाइट से इनटेक करते हैं, उसको हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। और सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड से मतलब ऑयल्स होते हैं वो। तो ऑयल्स और फैट में डिफरेंस क्या है कि फैट्स जो है वो एस्टर तो होते हैं ग्लिसरॉल के, उनके साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, जबकि ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है। फैट सॉलिड होते हैं, ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड्स होते हैं। फैट्स एनिमल्स में एग्जिस्ट करते हैं, ऑयल जो है वो प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं। देन डेफिनेशन एक और आती है पेपर में 2016 में भी है कराची बोर्ड में, जिसे सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन एक वो प्रोसेस होता है जिससे साबुन बनाए जाते हैं, सोप बनाया जाता है, जिसमें ऑयल या फैट का रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ होता है। तो यहाँ पर ऑयल या फैट है, इसका कास्टिक सोडा से रिएक्शन क्या है तो सोप बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। दैट सोप विल बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और फेस। एक और डेफिनेशन हमारे पास होती है, दिस इज रैंसिडिफिकेशन। नाउ व्हाट इज रैंसिडिफिकेशन? कि जब ऑयल्स और फैट्स को आप खुला छोड़ देते हैं हवा में तो वो क्या होता है कि वो ख़राब हो जाते हैं, उसके ख़राब बदबू आनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को रैंसिडिफिकेशन कहते हैं। रैंसिडिफिकेशन होती क्यों है? चूँकि जब हाइड्रोलिसिस होती है एस्टर्स की, जब हाइड्रोलिसिस होती है, जब वो रिएक्शन करते हैं एस्टर्स उसके अंदर फैट्स और ऑयल में, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक तरह से एक बैड स्मेल दे रहा होता है। तो बटर वगैरह जो हो गया वो रैंसिड, उसके अंदर रैंसिडिफिकेशन की प्रोसेस हो रही होती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिफिकेशन। बटर में भी रैंसिडिफिकेशन होती है ब्यूटारिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से, जिसकी वजह से वो फाउल स्मेल दे रहा होता है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि फैट और ऑयल की प्योरिटी किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, तो 3 तरह से डिफाइन की जा सकती है, एसिड वैल्यू से, सेपोनिफिकेशन वैल्यू से और आयोडीन वैल्यू से। एसिड वैल्यू में हम देखते हैं कि कितना KOH के एनर्जी रिक्वायर होता है 1 ग्राम ऑयल या फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सेपोनिफिकेशन वैल्यू में हम चेक करते हैं कि कितना मिलीग्राम KOH का रिक्वायर है 1 ग्राम ऑयल या फैट को सेपोनिफाई करने के लिए। और आयोडीन वैल्यू में हम देखते हैं कि कितने ग्राम आयोडीन के एब्जॉर्ब कर रहा है 100 ग्राम ऑयल या फैट। ये 3 तरह से हम एनालिसिस करते हैं, प्योरिटी डिटरमाइन करते हैं फैट्स और ऑयल की। नाउ वैक्सेस की बात करें तो वैक्सेस या मोम, ये भी एस्टर्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन इनमें जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल नहीं होता, बल्कि वो भी लॉन्ग चेन अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्पर्म एसिटिक है, वो एक हमारा वैक्स है। वैक्सेस की लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और उनकी वैक्सी फीलिंग होती है, मोम जिसको हम कहते हैं। अब सिंपल लिपिड्स की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है तो कंपाउंड लिपिड्स का कॉन्सेप्ट आता है। कंपाउंड लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड नॉट प्रोटीन, या जिसको हम कॉन्जुगेटेड लिपिड्स भी कह सकते हैं, ये भी सिंपल लिपिड्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है, ये भी एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल और सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, और उनमें कुछ दूसरा कंपाउंड भी होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड या अमाइन डेरिवेटिव या फॉस्फोरिक एसिड या प्रोटीन वगैरह। इनको हम कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं, लिपिड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड, तो लिपिड्स के साथ इसमें फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड भी एक टाइप है लिपिड्स की हमारे पास, और एस्ट्रॉइड्स नॉन सेपोनिफेबल होते हैं, इसकी से सेपोनिफिकेशन नहीं की जा सकती, और इनमें पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं इनके मॉलिक्यूल में, लाइक नैप्थलीन, एंथ्रेसीन, फेनैंथेरीन, इस तरह के पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ कॉमन एस्ट्रॉइड्स हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये कोलिक एसिड है, ये सारे हमारे पास एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो कि थर्ड टाइप है लिपिड्स की। लिपिड्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन कैटालाइज करते हैं, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ना सिर्फ ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं,
बल्कि ये किसी रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ लेकर आते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्टार्च को जब ग्लूकोज बनाना होता है लेबोरेटरी के अंदर तो उसको बॉयल करना होता है HCl के साथ, जबकि हमारे सलाइवा में जो अमाइलेज होता है एंजाइम वो स्टार्च को ग्लूकोज रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट कर देता है बिना एसिड की मदद से या बिना हीटिंग के। तो ये इस तरह से एंजाइम्स ना सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं बल्कि उसके साथ साथ वो रिएक्शन को फिजिबल भी बनाते हैं। तमाम बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं, एंजाइम की प्रेजेंस नहीं होता है। एंजाइम की नोमेनक्लेचर किस तरह से होती है कि एंजाइम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि किस सब्सटेंस पर एंजाइम अटैक कर रहा है, दैट इज सबस्ट्रेट। तो एंजाइम किस तरह से नाम रखते हैं कि पहले सबस्ट्रेट का नाम आता है उसके लास्ट में एज लगा देते हैं। ये सक्रेज, सक्रोज पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो सक्रेज कहलाएगा। लैक्टोज पे जो एंजाइम एक्ट करेगा तो लैक्टोज चूंकि सबस्ट्रेट है तो उसका एंजाइम लैक्टेज कहलाएगा। दूसरे एक और रूल होता है कि एंजाइम का नाम हम लिखते हैं जिस टाइप ऑफ रिएक्शन का वो कैटालाइज कर रहा है उसके लास्ट में एज लगा कर। फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेज, ये वो एंजाइम होकर जो डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, लाइक दैट। यहाँ पर ये आपको इथाइल अल्कोहल है, जब इसको डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें इस्तेमाल किया गया तो इसने इसकी डिहाइड्रोजिनेशन करके इसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, फैक्टर्स एंजाइम पर जो इफेक्ट करते हैं, दीज आर द टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द टेम्परेचर, द सेकंड इज पीएच। टेम्परेचर इस तरह से कि एंजाइम की ऑप्टिकल एक्टिविटी 37 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है, जो ऑप्टिमम या बेस्ट एक्टिविटी देता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी को हमेशा के लिए लॉस कर देते हैं, और अगर लो टेम्परेचर कर दिया 37 डिग्री से तो वो अपने लॉस हमेशा के लिए तो लॉस नहीं करते अपनी एक्टिविटी को, लेकिन वो एक तरह से कह लें कि पॉज हो जाते हैं वो, ठीक है, वो एक तरह से वो हाइबरनेट हो जाते हैं, और जब दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो अपने एक्टिविटी को रिज्यूम कर देते हैं। पीएच भी डिपेंड करता है कि हर पीएच जो है, हर एंजाइम डिफरेंट पीएच पर, एक सर्टेन पीएच पर वो एक्टिव होता है। नेक्स्ट लास्ट शॉर्ट नोट हमारे पास है, दिस इज वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जैसे कि हमने क्लास के स्टार्ट में बात की। तो वाइटामिन्स भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि फूड में हमें इंटेक करना होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये वाइटामिन्स हमारे बॉडी में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें डाइट से हासिल करने होते हैं। सिर्फ एक वाइटामिन है जो हमारी बॉडी बनाती है, दैट इज़ वाइटामिन डी, जो कि स्किन पर जब अल्ट्रावायलेट छुआएँ पड़ती हैं तो स्किन हमारा उसको क्रिएट कर रहा होता है, दैट इज़ वाइटामिन डी। अच्छा, वाइटामिन का जो नाम है नोमेनक्लेचर, तो ये दो तरह से निकला। पहले उसका नाम तो वाइटामाइन, वाइटल और अमाइनो एसिड से निकला था, ये वाइटल अमाइन से निकला था ये। तो शुरू में जितने भी हमें वाइटामिन आए तो उन सब में अमाइनो एसिड थे और ज़रूरी भी थे, इसलिए वाइटल अमाइनो एसिड कहा गया। लेकिन बाद में ऐसे भी सब्सटेंस वाइटामिन आने शुरू हुए जिसमें अमीनो एसिड ग्रुप नहीं थे, तो हमने क्या किया, वाइटामाइन से ई हटा दिया, तो ये जस्ट रह गया वाइटामिन। तो वाइटामिन की क्लासिफिकेशन में ए बी सी डी ई के इस तरह से वाइटामिन होते हैं। तो दो तरह के वाइटामिन हमारे पास हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, जो पानी में हल हो जाता है, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वाइटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और कुछ होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होता है, वाइटामिन ए डी ई के, दे आर फैट सॉल्युबल। अब जब हम बात करें कि इसके वाइटामिन के टॉपिक के, तो इससे एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो बन रहे होते हैं वाइटामिन के टॉपिक से। तो यहाँ पर दिस इज़ अ चार्ट विच यू हैव टू रिमेंबर कि इससे एक ना एक एमसीक्यूज आपका पेपर में आ जाता है। इस चार्ट में हम यहाँ पर वाइटामिन के नेम्स हैं, ये उनके केमिकल नेम्स हैं, उनका सोर्स है जहाँ से वो ऑब्टेन होते हैं, और यहाँ से जो उनके डिफिशिएंसी से या उनकी कमी अगर बॉडी में हो जाए तो उससे कौन सी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। जैसे कि वाइटामिन ए है, उसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, जिसका सोर्स होता है मिल्क, एग, फिश लेवर ऑयल, कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, हम इसको हासिल कर सकते हैं। और उसकी डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जो कि आगे ज़ेरोफ्थेल्मिया तक को रीच कर जाती है आगे बढ़कर, वो अगर वो वर्स हो जाए वो डिजीज़, तो नाइट ब्लाइंडनेस। वाइटामिन डी एंटी रैकेटिक, ये स्किन प्रोड्यूस करता है सनलाइट पर, अगर ये ना मिले आपको तो बोन्स आपके कमज़ोर हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। वाइटामिन ए को टोकोफेरोल कहते हैं केमिकल नेम में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनसे ये मिलता है, ऑयल व्हीट से मिलता है, और अगर ये ना हो तो हेमोलाइसिस होती है आरबीसी की, मतलब खून का टूटना, दैट इज़ हेमोलाइसिस, आरबीसी जो है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। वाइटामिन के ये फिश मीट से हमें हासिल होता है, और अगर ये ना हो तो फिर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म फेलियर हो जाता है, जिसको हम हेमोफीलिया भी कहते हैं, कि ब्लड अगर वो खून बहता है तो बहता ही रहता है। वाइटामिन बी में वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, B1, B2, B3 एंड B6 एंड B9। वाइटामिन B1 को थायामाइन कहा जाता है, नट्स, एग यॉक, फ्रूट्स, लीवर, किडनी, इनमें मौजूद होते हैं। अगर ये ना हो आपकी बॉडी, अगर इसमें डेफिशिएंसी हो जाए
तो इससे बेरी या कार्डियक फेलियर मतलब कि हार्ट अटैक हो सकता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, इलेक्ट्रोफ्लाविन कहते हैं, इन चीज़ों में ये मौजूद होती है, सोर्स इनके ही है, और इनकी गैर मौजूदगी में आईसाइट वीकनेस होती है। विटामिन B3 जिसको निकोटिनिक एसिड या नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला, समटाइम्स पेपर में स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं निकोटिनिक एसिड का बनाने के लिए, और ये इसके सोर्स हैं। और अगर ये आपकी बॉडी में ना मौजूद हो तो मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है और डायरिया की बीमारी से हो सकती है। विटामिन B6 पैराडॉक्साइन, जिससे मिल्क और एग में होता है, ये नहीं होने से स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड जिसको हम कहते हैं, फॉलिक एसिड नॉर्मली बीन्स में, पीस में, मटर में, कीनू में, गंदम में और पालक में मौजूद होता है। और इसके ये अगर आप उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया या RBC की लैकनेस हो जाती है, RBC कम हो जाती है बॉडी में, रेड ब्लड सेल। विटामिन C इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, ये तमाम सिट्रस फ्रूट में, रस वाले फलों में मौजूद होता है, जैसे लीमू है या फिर कीनू है या फिर अमरूद है या स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, टोमेटो, कालीफ्लावर, कैबेज, पोटैटोस, इन सब में ये मौजूद है विटामिन C, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी गोलियाँ भी आती हैं अलग से, विटामिन C की गोलियाँ जो होती हैं। अगर आपकी बॉडी इसकी लैकनेस हो जाए इसकी, तो फिर ब्लीडिंग टीथ की हो जाती है और स्कर्वी जो बीमारी है वो हो जाती है। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। I have given you a brief summary of the chapter. If you have any question, you can surely ask in the comment section. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद आगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। ये नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो इसके PDF कॉपी में आपको दे सकता हूँ। जस्ट टेल मी इन माई WhatsApp नंबर और द कमेंट्स, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।